तो गुड आफ्टरनून। देखिए आज का जो नया टॉपिक है हमारा एंजियोस्पर्म पादप की बाह्य संरचना में विविधता पाई जाती है, मतलब कि पुष्पीय पादपों का शरीर, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों का शरीर। तो आपको टॉपिक ये डला हुआ देखो बेटा, पुष्पीय पादपों की आकृति। आकृति का मतलब शरीर ही होता है। हमारी आकृति कैसी, शरीर है हमारा। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब जो पुष्पीय पादपों की जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल और बीज, सबके बारे में पढ़ना है। ठीक है, सबसे बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ, जड़ से स्टार्ट होगी, तो पादप जड़ों से डटा हुआ होता है। तो सबसे पहले इसमें परिचय देखिए कि एंजियोस्पर्म जो पादप होते हैं, एंजियोस्पर्म पुष्पीय पादप की बाह्य संरचना में विविधता पाई जाती है। इसका मतलब जानते हो बेटा कि सभी पादपों का जो शरीर होता है वो एक जैसा नहीं होता। तुम जो कि भाई एक गेहूं भी आवृतबीज पादप है क्या, नहीं है? एक सरसों भी आवृतबीज पादप है, लेकिन सरसों और गेहूं में अंतर क्या है? सरसों द्विबीजपत्री है और गेहूं एक बीजपत्री है। दूसरी बात, सरसों में मूसला मूल पाई जाती है और गेहूं में झगड़ा मूल पाई जाती है। सब में अंतर है, फल में भी अंतर है, पुष्प में भी अंतर है। तो यही क्या है, तो यही पॉइंट कह रहा है कि बाह्य संरचना में क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। इन पौधों में निम्न मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग है मूल, जड़, दूसरा भाग है तना, तीसरा भाग है पत्तियां, चौथा भाग है पुष्प और फल। इन पूरे पार्ट में आपको इन संरचना के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? मूल के बारे में, तने के बारे में, पत्तियों के बारे में, पुष्प के बारे में और फल के बारे में। तो देखिए बच्चों, मैं कोई एडिटिंग नहीं कर रहा, जितना आपको यहां है वो बहुत है मैटर। सबसे पहले आप पढ़ोगे पौधों का वर्गीकरण किया गया बेटा, आकृति पर आधारित वर्गीकरण है। यह विविधता पर्यावरण के अनुकूलन का परिणाम है। भाई पौधों में जो विविधता आई है पर्यावरण के अनुसार ही आई है बेटा। जिस पौधे जिस वातावरण में रहते हैं, देखा होगा आपने, कुछ उष्णकटिबंधीय पादप होते हैं उनकी पत्ती छोटी पाई जाती है, देखा होगा। ये बबूल है और करेले में पत्ते खत्म हो गई। पत्ती छोटी होने का रीजन जानते हो? अब रेगिस्तान में जाओगे तो कभी रेगिस्तान में आपको पीपल नहीं मिलेगा, खेजड़ी मिलेंगी, बबूल मिलेगा, करील मिलेगी। क्यों? जितनी पत्ती बड़ी होगी उतना ही जल का ह्रास ज्यादा होगा, और वहां जल की कमी है। तो ये जो विविधता पाई जाती है केवल किस पर आधारित है बेटा? अनुकूलन पर आधारित है, वहां के पर्यावरण पर आधारित है। अब पौधों में दो मुख्य भाग होते हैं, सब जानते हैं इस भाग को। कौन कौन से मुख्य भाग होते बताइए बेटा? जो भूमिगत भाग है उसको क्या बोलते हैं? मूल तंत्र कहते हैं, और जो ऊपरी भाग है उसको बोलते हैं प्रणोतंत्र। ये दोनों तंत्र याद रखना। मूल तंत्र का मतलब है मूल वाला भाग, पौधे का जो भूमिगत भाग है वो मूल तंत्र, और ऊपरी भाग है वो प्रणोतंत्र। क्वेश्चन कैसे बन सकता है ऑब्जेक्ट कि पौधे का भूमिगत भाग कहलाता है ऑब्जेक्ट, दे दे 4-5। तो केवल आपको याद होना चाहिए कि भूमिगत भाग को मूल तंत्र कहते हैं, जड़ तंत्र भी बोल सकते हैं इसको, और ऊपरी भाग को बोलते हैं प्रणोतंत्र। ये पौधे का वायु भाग है जो हवा में रहता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? मूल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए बेटा, ये आपकी मूल है। तो देखिए, अधिकांश द्विबीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल विकसित होती है। प्राथमिक मूल जानते हो? जो बीज से सबसे, मान लो बेटा ये जो बीज सबसे पहले मूल निकलती है, ये मूल
सबसे पहले निकली कोई पादप है बेटा यहाँ पर? सबसे पहले जो मूल निकली वो क्या है? प्राथमिक मूल है। तो इसके पार्श्व में द्वितीयक, ये कौन सी निकली? द्वितीयक निकली। और यहां से जो निकलेंगी तृतीयक मूल है। समझ में आ गया? तो दिमाग में रखना है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो प्राथमिक मूल निकल, सबसे पहले जो मूल बनती है वो प्राथमिक मूल है। इसके पार्श्व माने साइड में एक यो बनी और एक यो बनी। ये कौन सी मूल है बेटा? सबसे पहले द्वितीयक बनेंगी, सेकेंडरी, और तृतीयक जो द्वितीयक से निकलेंगी, जो इससे निकलेंगी बेटा ये तृतीयक है, और इससे जो निकलेंगी वो चतुर्थक है। ये आपको दिमाग में रखना है। यह मिलकर बनाती है क्या? इससे मिलकर क्या बनता है बेटा? मूसला मूल तंत्र। मतलब यदि प्राथमिक मूल के पार्श्वीय मूल निकले, द्वितीयक मूल निकले और बातें पर तृतीयक मूल निकले या चतुर्थक मूल निकले, तो वो बनेगा मूसला मूल तंत्र। और ये मूल तंत्र सब जानते हैं किसमें मिलता है। एग्जाम्पल लिख रहा है सरसों में। तुम सब गांव के आदमी है, देखने की जरूरत नहीं है। सरसों में पहले एक मूल निकलती है, बाकी साइड में और मूल निकल जाए, फिर बिंदु और निकले हमें, जानते बेटा। जबकि गेहूं में क्या होता है कि जो प्राथमिक मूल होती है वो खत्म हो जाती है। जब गेहूं में बेटा, जब गेहूं उगे ना, तो जो पहली मूल निकले खत्म हो जाए, फिर एकदम गेहूं में क्या निकलता है बेटा? मूलों गुच्छा निकलता है, जकड़ा मूल कहते हैं। वो आपस में जकड़ जाती है। कभी गेहूं के पादप जो उगासना बेटा पानी लग जाए, खेत में लग जाए, और जो धो के देखना तो झगड़ा मूल है वो। प्राथमिक मूल तो खत्म हो गई। सरसों में खत्म नहीं होती। सरसों कटने के बाद भी यदि मूल को खींचोगे तो वो प्राथमिक मूल रहेगी। अब बात करते हैं एकबीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल अल्पायु की होती है बेटा, बता दिया आपको। जैसे गेहूं के अंदर प्राथमिक मूल खत्म हो जाती है, फिर झगड़ा मूल आती है। ऐसे ही बाजरे के अंदर होता है। एकबीजपत्रियों में पहले बाजरा उगा तो न्यून मूल निकली, फिर बाद में नमक बाद में मूल निकलती है। तो ध्यान रखना, द्विबीजपत्री पादपों में जो मूल होती है वो दीर्घायु की होती है, वो कभी खत्म नहीं होती। जब एकबीजपत्री में मूल अल्पायु की होती है। बहुत पॉइंट आपको याद दिमाग में रखना है। दूसरी बात, इसके स्थान पर अनेक मूल निकलती हैं। किसमें? एकबीजपत्री में। रेशेदार मूल बोलते हैं बेटा, बता दिया आपको। जैसे गेहूं में होता है, देखो लिख रहा गेहूं, तो इनको कौन सी मूल बोलते हैं बेटा? जकड़ा मूल बोलते हैं। जकड़ गई आपस में, ये ध्यान रखो। इन पौधों में मूल अन्य भागों से भी निकलती है बेटा। यदि वो मूल अन्य भागों से निकले तो अपस्थानिक मूल कहलाएंगे। कौन सी मूल? अपस्थानिक। अपन जानते हो, बाजरे में देखा है, गन्ने में देखा है, ऊपर से निकलती हो। ज्वार में देखा होगा चारों बगल से मूल जो, जब तक बेटा ज्वार आपने बोई खेत में और वो ऊपर की मूल चारों बगल से जकड़ ना ले, वो मजबूत पेड़ तभी बनता है। बनता है नहीं बनता है? फिर वो कैसी भी हल्की बारी वर्षा हो जाए और आंधी हवा चल जाए तो गिरता नहीं है। अब मूल के कार्य की बात करते हैं बेटा। सबसे पहले मूल के कार्य देखिए। मूल का जो प्राथमिक कार्य होता है, मिट्टी से जल और खनिज का अवशोषण, सब जानते हैं। मूल का कार्य क्या कार्य होता है? जल एवं खनिज का अवशोषण करना। पौधों को जमीन में मजबूती से स्थिर रखना है। जितनी जड़ें गहरी होती हैं पौधा उतना मजबूत होता है। होता ही नहीं होता? कभी आंधी आती है तो वो आंधियों को भी झेसान कर सकता है। गेहूं की मूलें हल्की होती है, नेक हवा चली और गेहूं उल्टा पर लेट जाए ना बेटा, क्योंकि जकड़ा मूल होती है। जबकि सरसों की जो मूलें वो थोड़ी गहराई में जाती है,
हल्की बारीक जवाब को सहन कर जाता है। और जो पेड़ होते हैं काष्ठ पादप, उनकी मूरत बहुत गहराई तक जाती है, इसलिए वो अंधड़ और आंधियों को भी सहन कर सकते हैं। भोजन का संचय भी करती है मूल। शकरकंद मूल तो है, गाजर क्या है, मूल है। और पौधों को क्या देती है, सहारा देती हैं। यदि मूल ना हो तो पादप सीधा खड़ा नहीं रह सकता। आप मूल के क्षेत्र का मतलब पहले पढ़ के आ चुके हैं। मूल के क्षेत्र का मतलब है कि सबसे पहले मूल का क्षेत्र होता है मूल गोप को। क्या होता है बेटा, मूल गोप। मूल गोप वो स्थान है, कौन सा, जो मूल के अग्र सिरे पर होता है, एक टोपीनुमा संरचना। और यह मूल के कोमल भाग रक्षा करता है। आप जानते हैं मूल आगे से बढ़ रही है, पहले लंबाई तो आगे से बढ़ रही है, और वहां मूल की कोशिकाएं नई बनती है, कोमल कोशिकाएं होती हैं, तो उनकी रक्षा कौन करता है, रूट कैप मूल गोप। ये बात ध्यान रखना। वृद्धि एवं विभाजित होती कोशिकाओं की, मूल की वृद्धि एवं विभाजित होती कोशिकाओं की रक्षा कौन करता है, मूल गोप करता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब मूल के क्षेत्र, पहला है विभाजन क्षेत्र, इसको बोलते हैं मेरिस्टेमिक क्षेत्र। क्योंकि विभाजन जैसे नाम से पता है, विभाजन इसका मतलब है क्षेत्र में विभाजन की क्षमता होती है। को किसमें होती है बेटा, जो मूल गोप के अंदर क्यों होता है। एक संरचना आपने एक किताब में बनी देखी होगी। सबसे पहले जिसको बेटा मैं एक रफली डायग्राम बना रहा हूं, ऐसा पढ़ा होगा आपने। यहां एक मूल गोप थी, जो यहां कोशिकाएं थी जो विभाजन कर रही थी, और ये जो कोशिकाएं होती है बेटा, ये आपकी विभज्योता कोशिकाएं होती हैं, और यहां आपके क्या निकलते हैं, मूल रोग निकलते हैं। तो ये जो क्षेत्र होता है, ये कैसी है बेटा इसकी, ये विभाजन क्षेत्र है, विभाजन क्षेत्र या विभज्योता क्षेत्र बोल सकते हैं। यहां कोशिका संख्या बढ़ा रही होती है अपनी, और ये जो आपका ये वाला भाग है, ये क्या क्षेत्र है बेटा, दीर्घीकरण क्षेत्र है। कोशिका लंबाई में वृद्धि, देखो यही कोशिका लंबाई में वृद्धि कर रही है। और जो ये वाला क्षेत्र आपका, जब ये कौन सा क्षेत्र बेटा, परिपक्वन क्षेत्र है। यहां विभाजन रुक जाता है, ये भाग पकता आएगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले यहां की कोशिका तेजी से क्या करती है, विभाजन करती है क्षेत्र की कोशिका। दीर्घीकरण क्षेत्र में क्या होता है बेटा, कोशिका अपने आकार में प्रसार करती है। देखो बेटा यही कोशिका अपने आकार में प्रसार कर रही है, नहीं कर रही, यही कोशिका आकार में बढ़ रही है, और आकार में बढ़ेंगी तो दीर्घीकरण पादप की मूल लंबाई में वृद्धि होगी। जब कोशिका पहले छोटी थी और लंबाई बढ़ेगी तो मूल लंबाई में वृद्धि नहीं होगी। और परिपक्वन क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां की कोशिकाएं परिपक्व हो जाती है और रेशे निकल आते हैं, और ये मूल रोम होते हैं, उनका मुख्य कार्य होता है जल का अवशोषण। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मूल के परिपक्वन क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, मूल रोम पाया। ध्यान रखना बेटा, ये डायग्राम तो हो सकता है मैं भेज दूं, या आपके यदि 11th की बुक में मिल जाता है डायग्राम। और आपको बेटा, आप तो सब सचेत हैं, एक्टिव हैं, कहीं आ जाए मूल के क्षेत्र डायग्राम सर्च करना, दोनों सर्च कर दो डायग्राम, सही है ना। आप जो कर्ण डालो, मानव कर्ण की संरचना 2 मिनट में आपके सामने कर संरचना, सही है ना। कोई चित्र देखना है, बुक तो सभी की बायोलॉजी में बुक तो पढ़ी होगी, तो आप हैंड के लिए देख सकते हैं। लेकिन आपको दिमाग में यही रखना है बेटा, केवल ये क्षेत्र दिमाग में रखने के मूल में 3 क्षेत्र होते हैं बेटा। दीर्घीकरण क्षेत्र में कोशिका लंबाई बढ़ती है, बता दिया आपको, और परिपक्वन क्षेत्र में कोशिकाएं परिपक्व हो जाती है, नाम से पता है। यहां पर
क्या बनते बेटा? मूल रोम बनते, बता दिया आपको मैंने। इनका मुख्य कार्य होता है जल का अवशोषण। अब मूल रोम का कार्य क्या है बता दिया आपको, जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करना, ये पता पड़ गया बेटा आपको। उसके बाद में मूल के रूपांतरण, बेटा ये आपके समय में क्वेश्चन हटा दिया था, रूपांतरण हटा दिया था केवल बस, कि भाई मूल किस किस रूप में रूपांतर हो सकती, बदल सकती है। पहला बेटा कि कुछ पौधों में मूल विशेष कार्यों के लिए रूपांतरित हो जाती है। कैसे? भाई कुछ मूलें ऐसी होती हैं जो भोजन का संचय करती है ना करती? गाजर, गाजर में जो आप गाजर खाते हो वो क्या है? जड़ है, लेकिन मूल रूपांतरित हो गई खाद्य के रूप में। मूली जो खाते हो वो क्या है? जड़ है। भला जड़ को कोई खाता है क्या? नहीं खाता ना। लेकिन ये जड़ें रूपांतरित हो गई किसके रूप में? भोजन संचय के रूप में। इन्होंने इन मूलों ने कुछ पोषक तत्वों का संचय कर लिया जो हमारे खाद्य का आधार है, और हम इन मूलों को भोजन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ मूलें ऐसी होती बेटा जो सहारा देने वाली होती हैं, जैसे कि बेटा सहारा देने वाले मूलों की बात करते हैं हम लोग। बरगद के पेड़ में देखा होगा आपने, तने और शाखाओं से मूलें निकलती हैं, और इन मूलों को बोलते हैं अवस्थम्भ मूलें, जो सहारा प्रदान करती हैं। अवस्थापन मूल, ये अवस्थम्भ मूल है। ये अवस्थापन मक्का में देखा होगा, पर्व संधि से निकलती, चारों तरफ में निकलती है ना। अरे ज्वार बाजरा मक्का सब में निकलती है, ज्वार में निकलती है ना, चरी बोलते हैं गांव में। ऐसे ही ये पर्व संधि इतनी बड़ी पर्व संधि है, पहले यहां से निकले आई वो जमीन में चारों तरफ गड़ जाती है, ऊपर से निकलेंगे बेटा जो गड़ जाती है, जिससे पौधा मजबूत रह जा, गिरे ना। श्वसन मूल जो दलदली क्षेत्रों में पौधा पाए जाते हैं, उस दलदली क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए पौधा ऑक्सीजन कहां से ग्रहण करें? तो उनकी मूलें बाहर निकल आती हैं दलदली क्षेत्र से, और क्या काम करती है? ऑक्सीजन का अवशोषण। ये आपको याद रखना है बेटा कि ऑक्सीजन प्राप्त करने वाली मूलें कहां पाई जाती हैं? दलदली क्षेत्र में, या मैंग्रोव क्षेत्र बोलते हैं इसको। क्या कार्य करती हैं? ऑक्सीजन का अवशोषण। संक्षेप में देखिए, रूट सिस्टम प्लस के शूट सिस्टम पूरा पौधा बनता है ना बेटा। रूट सिस्टम मतलब क्या है? जड़ तंत्र और प्ररोह तंत्र। ये जड़ तंत्र है बेटा, दिमाग तो लगाना ही है। पूरा पौधा बन रहा है तो ये रूट माने जड़ और तंत्र माने सिस्टम। ये जड़ तंत्र है और वो प्ररोह तंत्र है, शूट माने प्ररोह। ये दोनों मिला के पूरा पौधा बनता है। रूट कैप, टैप रूट, टैप रूट जानते हो? दिमाग लगाना है। टैप रूट द्विबीज पत्रियों में जो पाई जाती हैं वो कौन सी रूट होती है? बताइए। मूसला मूल। तो टैप रूट का मतलब मूसला रूट है, मूसला मूल है ये। आप इस पे समझो, मैंने पढ़ाई आपको कि द्विबीज पत्रियों में मूल पाई जाती है कौन सी? मूसला मूल। तो ये मूसला मूल है ये। ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, कुछ इंग्लिश वर्ड आ जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं हो रहा, एग्जाम में दे देते ऐसे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता बस। अब द्विबीज पत्री टैप रूट पाई जाती है द्विबीज पत्री में। और दूसरी बात फाइबर, फाइबरस, फाइबर रूट जानते हो? रेशेदार रूट है, फाइबर रेशे होते हैं, ये पाई जाती है एक बीज पत्री में। तो ये शब्द आप 2 मिनट में याद कर लोगे, कोई बात नहीं होती। रूट हेयर जो जड़ पे हेयर पाए जाते हैं, क्या काम करते हैं? काम है रूट हेयर का एब्जॉर्प्शन, जानते हो? अवशोषण। दिमाग तो लगाना पड़ेगा बेटा क्योंकि तुम साइंस के स्टूडेंट हैं। इसका कार्य होता है अवशोषण का। और रूट कैप अभी पढ़ाई थी मैंने, मूल रोप क्या बताई थी? मूल कैप,
मूल ये रूट कैप है, जड़ के ऊपर जो टोपी पाई जाती है मूल गोप बोलते हैं, अभी बताई थी। इसका कार्य होता है प्रोटेक्शन, सुरक्षा। लिखना पड़ेगा, जानते हैं प्रोटेक्शन सुरक्षा होती है। मैंने बताई थी अभी कि मूल के अग्र सिरे पर एक टोपी में संरचना पाई जाती है, इसे क्या बोलते हैं? मूल रूट कैप है, मूल कैप बोलते हैं। इसका कार्य होता है प्रोटेक्शन, सुरक्षा। मैं एडिट करना छोड़ दिया बेटा, छोड़ दिया क्योंकि आपके सामने बहुत सारी दिक्कत खड़ी होती है एडिट से, उल्टी सीधी पीडीएफ बन जाती है। अब तो मैक्सिमम इसमें ही कवर करो, मैक्सिमम। सही है ना? जो भी लिखना है लिख के दो जाते। अब हम कर देते हैं, टैप कर देते हैं, फिर आगे भेजते हैं ना, तो उल्टी सीधी पेज हो जाते हैं, आपका असुविधा हो जाती है। मॉडिफाइड रूट, जो रूपांतरित रूट है बेटा, जो इसमें इस काम करते, स्टोरेज, भोजन संग्रह कार्य कर रही है और सपोर्ट भी दे रही है। और ये तो काम कर रही है बेटा रीअब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेशन। जो मॉडिफाइड हो गई है रूट, दलदली क्षेत्रों में रूटें ऊपर निकल आती हैं, जो रेस्पिरेशन श्वसन का कार्य करती हैं, ये सपोर्ट का कार्य करेगी बेटा। जैसे कि जो गन्ने में निकलती हैं, ज्वार में निकलती हैं, सपोर्ट देती हैं। और जो किस में निकलती है? बरगद में निकलती हैं, चार तक सपोर्ट देती है। सपोर्ट पादप चार बल से बरगद में मुंह जमीन में गड़ जाती है और क्या देती है? वो दिमाग में सपोर्ट लगाओ, ये वही शब्द है, कॉमन वर्ड है, इनको दिमाग में रखना है। सपोर्ट देती है, सहारा देती है बरगद में, गन्ने में, ज्वार में। और स्टोरेज, ये वो मूल है बेटा, शकरकंद और बताई थी गाजर, जो क्या कर रही है? स्टोर कर रही है भोजन पोषक तत्वों का। इनको हम किसके रूप में इस्तेमाल करते हैं? खाद्य के रूप में। अब तने के बारे में बात करते हैं। मूल खत्म हो गया आपका, 3 मूल खत्म हो गया, अब आता तना। तने के बारे में बात करते हैं बेटा, तो देखिए परिचय, देखिए ये आपको दिमाग में रखना है तने के बारे में। तना क्या है? तना पौधे का कौन सा भाग है बेटा? जो ऊपर वाला भाग है, भूमि के अंदर नहीं होता, भूमि के ऊपर रहता है, जिस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल एवं फल लगते हैं, सब जानते हैं। तने पर क्या लगते हैं? तने पर जो पत्तियां लगती हैं, शाखा लगती है, फूल एवं फल लगते हैं। यह बीज के भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। बीज में भ्रूण होता है, सब जानते हैं। और जब भ्रूण अंकुरित होता है तो भ्रूण, उसके भ्रूण के नीचे होती है मूलांकुर और ऊपर होता है प्रांकुर। मूलांकुर मूल का निर्माण करता है और प्रांकुर प्ररोह का निर्माण करता है। तो किससे बना है बेटा? तना बना है प्रांकुर से, दिमाग में रखना है। अब तने पर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? गांठें। यहां पर पत्तियां निकलती हैं, वहां पर इंटरनोड पाए जाते हैं बेटा। जैसे कि ये तना है मान लो, अब यहां पत्ती निकलेगी, यूं ये पत्ती निकलेगी, तो यहां पर बेटा उभार सा होगा, होगा नहीं होगा? उसके बोलेंगे गांठ। दो गांठों के बीच का भाग क्या कहलाता है बेटा? दो गांठ है, एक गांठ, ये गांठ, इंटरनोड कहलाता है, अंतरगांठ। जानते हो क्या बोलते हैं इसको? नाम सुना होगा, पर्व बोलते हैं, पर्व। और पर्व संधि, जो गन्ने में जो होती है ना, गन्ने में, ये गन्ना है तो ये, इसको तो बोलते हैं क्या? गांठ। सही दिमाग में आ गई? जो गन्ने में ये होती है, ये होती है गांठ। वो ये अंतर गांठ, दोनों के अंतर, याक और याक बीच में ये अंतर गांठ, इसको वैसे पर्व बोलते हैं। हम गन्ने में इसी पर्व को खाते हैं, खाते हैं नहीं खाते? तो ये ध्यान रखना, अंतरगांठ बोलते हैं दो गांठों के बीच का भाग या दो पर्व संधियों के बीच का स्थान, अंतरगांठ कहलाता है। युवावस्था में तना कैसा होता है बच्चों?
हरा होता है, युवावस्था में तना हरा होता है, बाद में काष्ठीय हो जाता है। जो युवावस्था का जवान, जवानी में हरा होता है, और जब बाद में देखा होगा आपने, नीचे पेड़ सफेद होती जाती है और शाखाएं फिर भी हरी हैं, और बल्क बन जाता है, सूखी झारें बन जाती है, ऊपर बिछपतियां बन जाती हैं, क्योंकि वो तो युवावस्था में तना हरा रहता है और बाद में ये काष्ठीय हो जाता है। तने के कार्य क्या हैं? तो देखिए, तने का जो प्राथमिक तने के कार्य देख लो। पहला कार्य है शाखाओं को धारण करना, दूसरा कार्य है पत्तियों को धारण करना, फूल एवं फल को सहारा देना, धारण करना। जल एवं खनिज लवण का अवशोषण क्या करता है बेटा? तो तना, तना भी करता है। कई तने रूपांतरित हो जाते हैं बेटा खाद्य के रूप में। आप जो के आलू, आलू क्या तना, आलू के माध्यम से खनिज तत्व अवशोषित हो रहे हैं, है कि नहीं है? वह भोजन का परिवहन भी करता है, भोजन संग्रह भी करता है बेटा। जैसे आलू भोजन संग्रह तो कर ही रहा है, आलू है, अदरक है, प्याज है, लहसुन है, सुरक्षा भी दे रहा है। तना तो सुरक्षा ही बेटा, पादप की आंधी से आए तो तना ही रोकता है पादप को, मजबूत होता तना। और वानस्पतिक प्रवर्धन जानते हो? प्रवर्धन कहते हैं उगाना, कल्टीवेशन। हम तने को खेती करने के इस्तेमाल भी करते हैं ना बेटा। आलू बोने के लिए आलू का इस्तेमाल होता है, अदरक बोने के लिए अदरक का इस्तेमाल होता है, होता ही नहीं होता? होता। अदरक तना होता है, शकरकंद जड़ होती है, प्याज तना होता है, लहसुन तना होता है। लहसुन में जो देखा वो अपनी नीचे जड़ निकलती है, प्याज में जो नीचे स्थान और नीचे बेटा जड़ निकलती है, वो प्याज जड़े, ये तना है। ऊपर पत्ती, प्याज देखो, प्याज नीचे जड़ें निकली रहती है ना, फल वाली प्याज देखना नीचे जड़ें, और जो खाते हो वो क्या है? तना है। जो ऊपर पत्तियां, वो पत्तियां हैं। अब तना रूपांतरित हो गया खाद्य के रूप में। अब देखिए तने के रूपांतरण, अब तना किस किस रूप में रूपांतरित हो जाते हैं? तो देखिए बेटा, भोजन संचय हेतु आलू, अदरक, हल्दी, आलू, अदरक, हल्दी, ये भोजन संचय कर लिया और हम लोग खाद्य के रूप में इस्तेमाल करें। हालांकि आलू को सब्जी के रूप में, अदरक को सब्जी में भी डालते हैं, चटनी में भी डालते हैं, और आपकी चाय में भी डालते हैं। कुछ लोग दूध में उबाल के भी पीते हैं, क्योंकि एंटीसेप्टिक का कार्य करती है। और हल्दी, ये भी एंटीसेप्टिक है। यदि आप हल्दी क्यों खाते हो? हल्दी में वो गुण होते हैं कि आपके शरीर में घाव भी पड़ जाए। हल्दी आपके यदि शरीर में कोई जख्म हो रहा हो, जख्मी भर जाएगा, रक्त में हल्दी की मात्रा होगी तो। आप देखो ना, कोई उंगली कट जाती है, वह हल्दी लगा के उसको बांध देते हैं, एंटीसेप्टिक रूप में काम करती है। मसालों में भी काम आती है, सब्जियों में भी काम आती है। इस हल्दी का मतलब यह नहीं होता कि केवल ये रंग प्रदान करती है, जबकि ये मेडिसिन के रूप में काम आती है। सहारा देने हेतु कौन कौन बेटा? ट्रेंड्रेलिस, उदाहरण है बेटा कद्दू और अंगूर। कद्दू और अंगूर नाम सुनाओ बेटा। कद्दू और अंगूर में तने से ही मूल निकलती है, तने वो निकलती हैं, जो प्रतान से निकलते हैं वो तना है। ऐसे ही अंगूर में भी निकलते हैं, जो सहारा देते हैं। सहारा देने के लिए अंगूर की तनाई होता है जो, और बातें ऐसी वो निकलते बेटा, वो बेलिए टाइप का होता है। अब बात करते हैं सुरक्षा हेतु बोगेनविलिया और सीड्स, ये नींबू पर नींबू वगैरह होता है। ये इनमें क्या होता है पता है आपको? इनमें कांटे होते हैं,
बोगनविलिया में भी कांटे होते हैं, इसमें भी कांटे होते हैं। ये सुरक्षा प्रदान करते हैं जिससे उनको खाता नहीं है इनको। प्रकाश संश्लेषण हेतु, प्रकाश संश्लेषण हेतु कौन काम करता है? कैक्टस जानते हो? कैक्टस, नागफनी, नागफनी का तना ही प्रकाश संश्लेषण करता है, नहीं करता? पत्तियां तो कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है। यूफोर्बिया जानते हो? यूफोर्बिया बताओ बेटा। यूफोर्बिया बेटा आंख, आंख का तना हरा होता है। अकहुआ का तना हरा नहीं देखा? हरा होता है, पर हरा होगा तो क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण। अरे जिसके भी तने हरे होते हैं ना बेटा, नागफनी का भी तना हरा होता है, होता नहीं होता? तो ये सब दोनों तने क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और करील, करील का तना भी क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। अब वानस्पतिक प्रवर्धन, ऐसे कौन से तने हैं जिनका उपयोग हम खेती करने के लिए करते हैं? घास का उपयोग कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी का उपयोग कर रहे हैं। तने ही लगाए जाते हैं बेटा। घास का जो तना होता है, आप कुछ मत करो, आप यदि घास करनी है खेत में तो कहीं से घास खोद करके और पत्तियों काट काट के उसको वो करके टुकड़ा कर करके और मिट्टी में मिला के और उसको मिट्टी में उसको क्या करवा दो? मिलवा दो और पानी दे दो, निमन घास है यही। क्योंकि वो तने में पर्व संधि होती है, पर्व संधि से ही जड़ निकलती घास में, ऐसे स्ट्रॉबेरी में निकलती है। आप पत्ती के बारे में बात करते हैं तो देखिए बच्चों, पत्ती पत्ती पार्श्वी है, माने साड़ में लगती है तने के। चपटी संरचना है, सब जानते हैं, जो तने पर लगी रहती है, पता ही है। यह क्या काम करती है? भोजन निर्माण का कार्य, मुख्य कार्य है, अंग है। कैसे? पादप के लिए, तुम्हारे लिए नहीं, पादप के लिए जो प्रकाश संश्लेषण करती है वो पत्ती करती है। क्योंकि पत्ती तो सही पादप में भारी होती है, पता ही है आपको। हाँ, वो अपवाद है कि कुछ पादप भी ये कार्य करते हैं। जैसे कि देखा होगा आपने, अधिकांश जो काष्ठ पादप होते हैं, बबूल पत्ती हरी होती है, पीपल पत्ती हरी होती है ना बेटा, बरगद पत्ती हरी होती है। तो पत्ती हरी होती है, पत्ती का मुख्य कार्य क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। आप पत्ती के भाग के बारे में बात करते हैं, कौन से भाग है पत्ती के? पर्णाधार, ये वो भाग है जहां पत्ती जुड़ी हुई है, पर्णाधार। देखा होगा बेटा आपने, जैसे ये आपकी कोई पत्ती लगी हुई है, पर्णाधार का मतलब जानते हो? ये पत्ती लगी हुई है, ये पत्ती है, और यहां पर ये भाग थोड़ा फूल जाता है, ये पण का आधार भाग है, पर्णाधार कहलाता है। पण का आधार भाग ये पर्णाधार है जो जुड़ा हुआ तने से। और पर्णव्रंत, ये जो फूल गया ना लगे हुए, ये पर्णाधार है। पर्णव्रंत जानते हो? ये वाला, ये पर्णव्रंत कहलाएगा। डंठनुमा संरचना, वो एक स्थारिका जो पूरा चौड़ा भाग है, स्थार का कहलाती है। तो तुम क्रम से याद रखना, पर्णाधार आधार भाग है ये वाला, पर्णव्रंत जानते हो, ये व्रंतनुमा संरचना ये पूरी, और स्तरिका जो भाग है ये पत्ती का चौड़ा भाग है, जो पूरा फैला रहता चपटा भाग है, वो स्तरिका है। ये दिमाग में आपको रखना ही है।